बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वर्ण विचार। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में वर्ण क्या है, आइए जानें। मुख्य यानी कि मनुष्य बोलने के कुछ निश्चित ध्वनि संकेतों की सहायता लेता है। ध्वनियों के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। अतः वर्ण ध्वनियों का लिखित रूप है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। तो बच्चों, जब हम भाषा बोलते हैं तो हम अपने मुख से मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हमें लिखित भाषा को लिखना होता है तो लिखने के लिए हमें वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, और वर्ण जो हैं वो कुछ ध्वनियों से ही बनते हैं। तो बच्चों, ध्वनियों को ही हम कुछ चिन्ह देते हैं, इन्हें हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक मेल यानी कि संयोजन से बनता है। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। तो बच्चों, वर्णों के सही जब हम मेल करते हैं वर्णों को, तो उसे हम अक्षर कहते हैं। ये उदाहरण पढ़िए। तो यहाँ कुछ उदाहरण हैं। सबसे पहले लिखा है शब्द सवेरा। अब बच्चों, सवेरा जो शब्द है वो कई ध्वनियों के मेल से बना है, जैसे कि स जमा अ जमा व जमा ए जमा र जमा आ, यानी कि 6 ध्वनियां मिली तब एक शब्द सवेरा बना। अगला है रोशनी। र जमा अ जमा श जमा अ जमा न जमा ई, यानी कि 6 ध्वनियां मिली है रोशनी में। धारा। ध जमा आ जमा र जमा आ, 4 ध्वनियां। बेल। ब जमा ए जमा ल जमा अ, 4 ध्वनियां। तो बच्चों, आपने देखा कि उपर्युक्त प्रारंभ के 2 शब्द 6 ध्वनियों के मेल से तथा अंतिम के शब्द 4 ध्वनियों से बने हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है। याद रखिए बच्चों कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके वर्णों अथवा ध्वनियों को सीखना जरूरी है। तो जब हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो हमें सबसे पहले वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम उस भाषा को सीख पाएंगे, लिख पाएंगे। आइए पढ़ते हैं वर्णमाला क्या है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला है जिसमें वर्ण को व्यवस्थित व निश्चित क्रम में रखा जाता है। हिंदी भाषा की भी अपनी वर्णमाला है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि बच्चों, जब हम वर्णों को बिल्कुल सही एक क्रमबद्ध समूह में लिखते हैं तो उसे हम वर्णमाला का रूप कहते हैं। आइए जानते हैं। हिंदी वर्णमाला इस प्रकार है। सबसे पहले है स्वर। स्वर में आते हैं अ आ इ ई उ ऊ री से ऋषि ए आय ओ औ। अगला है व्यंजन। व्यंजन में है क वर्ग यानी कि क ख ग घ ण। च वर्ग च छ ज झ य। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। और अतिरिक्त व्यंजन है ड ढ। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ऊष्म व्यंजन श श स ह। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र। आगत व्यंजन यानी कि आ जो फ। अयोगवाह अंग अंगह अह। तो ये है बच्चों हमारी वर्णमाला जो एकदम व्यवस्थित रूप में लिखी गई है। याद रखिए, हिंदी में री से ऋषि और श वर्णों का प्रयोग केवल लिखने में होता है। बोलने में तो ये लगभग री या फिर श के समान ही होते हैं। री से ऋषि श तथा ण वर्णों का प्रयोग प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों में किया जाता है। ड ढ ड़ तथा ञ व्यंजन कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते। आ जो वर्ण है आगत स्वर तथा ज और फ आगत व्यंजन है। तो बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। आइए पढ़ते हैं आगे वर्णों के भेद।
तो उच्चारण के आधार पर बच्चों वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आइए जानते हैं सबसे पहले कि स्वर क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है तथा वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई आदि। तो बच्चों बिना किसी रुकावट के हमारे मुंह से ये वर्ण निकल रहे हैं, इन्हें हम स्वर कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: अ आ, ई ओ उ, री से ऋषि, ए आय, ओ औ। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल बच्चों 11 स्वर होते हैं। आइए जानते हैं स्वरों के भेद क्या हैं। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत अल्प समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ, ई, उ तथा री से ऋषि ये 4 ह्रस्व स्वर हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है। अगला है दीर्घ स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों ये सब 7 दीर्घ स्वर हैं। इन्हें बोलने में हमें ह्रस्व स्वर के मुकाबले ज्यादा समय लग रहा है। अगला है बच्चों व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब हम व्यंजन लिखते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। यानी कि बच्चों जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो भाषा है, यानी कि हमारी जो वायु है, वो कहीं ना कहीं से स्पर्श करते हुए बाहर आती है। और हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। आइए पढ़ते हैं व्यंजनों के भेद। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, स्पर्श का मतलब होता है छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में क से लेकर म तक सभी 5 वर्गों के व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। इनकी संख्या 25 है। यानी कि बच्चों स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं, जो कि इस प्रकार है: कवर्ग, कवर्ग यानी कि क, ख, ग, घ, ण, और इसका उच्चारण जो स्थान है वो है कंठ। चवर्ग च, छ, ज, झ, य, तालु। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ढ, मूर्धा। तवर्ग त, थ, द, ध, न, दंत। पवर्ग प, फ, ब, भ, म, यानी कि ओष्ठ। तो बच्चों हमारे कुल 25 स्पर्श व्यंजन हैं। याद रखिए प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण यानी कि ड, ञ, ण, न, म ये पंचम वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर रखा जाता है, जैसे कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ग का जो पहला वर्ण है उसके ही आधार पर इन वर्गों का नाम रखा गया है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में य, र, ल तथा व ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। जब हम इन्हें बोलते हैं तो जीभ पूरी तरह से हमारे मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, यानी कि नहीं छूती। अगला है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु घर्षित होकर हल्की सी सीटी बजाती हुई मुख से बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, यानी कि गर्मी पैदा करती है जब हम इन्हें बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में श, स, स तथा ह ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। उच्चारण में श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों को बच्चों 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे तथा 5वें व्यंजन
अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। इनके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये भी अल्प प्राण व्यंजन है। तो बच्चों याद रखना, तीसरा यानी कि हमारा जो पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन है हमारे वर्ग का, वो सभी हमारे अल्प प्राण व्यंजन है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण व्यंजन है, क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो कम समय लगता है। अगला है महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा तथा अधिक समय लगता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन तथा सभी ऊष्म व्यंजन श, स, स, ह ये सभी महाप्राण व्यंजन हैं, क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। आइए जानते हैं अयोगवाह क्या है। तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में अंग, अंग और अह ये तीन ऐसे वर्ण हैं जिनकी गणना ना तो स्वरों में की जा सकती है और ना ही व्यंजनों में। अतः स्वरों और व्यंजनों में योग न होने के कारण इन वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है। इन्हें क्रमशः अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग कहते हैं, क्योंकि बच्चों इन्हें हम ना तो स्वर में गिनते हैं और ना ही व्यंजन में। इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। सबसे पहला होता है अनुस्वार, यानी कि जिन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण म तथा न के समान होता है, जैसे कि चंपक, पंप, लंबाई, नंदन, अंचल, गंगा, बंदर आदि। तो यहाँ पर अनुस्वार लगा है। अगला है अनुनासिक। जिन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे आंधी, गांव, चांदी, पांव, छांव आदि। और इसमें जो मात्रा है वो चंद्र बिंदु के रूप में है। आगे है विसर्ग। जिस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है उसे विसर्ग कहते हैं, जैसे कि अंतः, अंततः, प्रातः, फलतः आदि। विशेष जानकारी बच्चों ये है कि जब किसी स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगी रहती है तब अनुनासिक को अनुस्वार के रूप में लगाते हैं, जैसे कहीं, चोंच, 65, भैंस, तेंदुआ, मैं, पेंच आदि। तो इसे हम जो अनुनासिक है उसको अनुस्वार के रूप में लिखेंगे जब भी कोई स्वर की मात्रा शिरोरेखा के रूप में होती है, यानी कि रेखा ऊपर लगी होती है। अगला है वर्ण एवं उनके उच्चारण के स्थान क्या क्या हैं। तो बच्चों वर्ण यानी कि ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख के वे अंग जो विशेष सहयोग करते हैं उन्हें उच्चारण स्थान कहा जाता है। यानी कि जब हम वर्णों को बोलते हैं बच्चों तो हमारे मुख के अंदर जो भी स्थान होते हैं वो अलग अलग जगह पर स्पर्श करते हैं, यानी कि सहयोग देते हैं। उन्हीं को हम उच्चारण स्थान कहते हैं, यानी कि बोलने का क्या स्थान है। जिस वर्ण अथवा ध्वनि के उच्चारण में जो अंग सहयोग करता है उसके नाम पर ही उस वर्ण के उच्चारण स्थान का नाम रख दिया जाता है। मुख्य अवयवों के अतिरिक्त कुछ वर्णों के उच्चारण में नासिका यानी कि नाक भी सहयोग करती है, अतः ऐसे वर्णों को नासिका वर्ण कहा जाता है। तो बच्चों हमारे मुख के जो भी अंग जहां भी स्पर्श करते हैं उसी के आधार पर ही वर्णों का नाम रखा गया है। निम्नांकित तालिका के माध्यम से आप हिंदी वर्णमाला के विविध वर्णों एवं उनके उच्चारण स्थानों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है उच्चारण अवयव यानी कि कंठ। तो कंठ का नाम है कंठय, और स्वर और व्यंजन जो कंठ से बोले जाते हैं वो है अ, आ, क, ख, ग, घ, ण, ह एवं विसर्ग अह, और आगत ध्वनियां है क, ख, ग। अगला है तालु यानी कि तालव्य ई, च, छ, ज, झ, य एवं श। मूर्धा यानी कि मूर्धन्य री से ऋषि, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श एवं अन्य वर्ण है ड, ढ, और आगत ध्वनियां है ज। दंत यानी दंत्य दांत त, थ, द, ध, म, ल एवं स। ओष्ठ यानी कि ओठ ओष्ठ उ, प, फ, ब, भ एवं म, यानी कि जब हम इन्हें बोल रहे हैं तो हमारे होंठों का अंग जो है, हमारे होंठ जो हैं वो हिल रहे हैं और वो स्पर्श कर रहे हैं।
कंठ और तालु दोनों से, कंठ और तालव्य, ए और ए। कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ यानी कि आओ और आओ। दंत और ओष्ठ यानी दंतोष्ठ है व। नासिका नाक का है, नासिक्य यानी कि ड, ञ, ड़, न, म एवं अनुस्वार जो है वो सब नासिक रूप लेते हैं यानी नाक से बोले जाते हैं। मुख और नाक यानी कि अनुनासिक्य जो है अंगः। तो बच्चों ये थे हमारे उच्चारण स्थान। जो हम वर्ण बोलते हैं वो कौन से मुख के कौन से भाग को कौन से अंग की सहायता लेते हैं। आगे है आगत वर्ण। आगत यानी कि लाए गए। तो बच्चों हिंदी में कुछ ध्वनियां दूसरी ध्वनियां यानी दूसरी भाषाओं से लाई गई हैं। ऐसी ध्वनियों को आगत वर्ण कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। अंग्रेजी की ध्वनि आ यानी उदाहरण कॉलेज, बाल, हॉस्पिटल आदि। अरबी फारसी की ध्वनियाँ जैसे ज और फ, उदाहरण सजा, कागज, जिंदगी, फैसला, सफर आदि। तो ऐसी कुछ वर्ण हैं जो दूसरी भाषा से लाए गए हैं, इसीलिए हम इन्हें आगत वर्ण कहते हैं। भाषा की शुद्धता और क्षमता बढ़ाने के लिए आगत वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सजा, सजा यानी दंड, और सजा यानी कि सजावट। इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए नुक्ते का प्रयोग अत्यावश्यक है। आइए जानते हैं आगे मात्रा। तो बच्चों स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं। स्वरों के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। यानी बच्चों जब व्यंजन के साथ स्वर जुड़ते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं और वो मात्रा का रूप ले लेते हैं। जैसे कि र जमा आ जमा ज जमा आ, शब्द बना राजा। तो यहाँ पे र यानी कि व्यंजन के साथ आ मात्रा का रूप लिया है, तभी तो शब्द बना। तो बच्चों इस शब्द में लाल भाग पर ध्यान दीजिए। इसमें स्वर आ का रूप बदलकर आ हो गया है, इसे ही आ की मात्रा कहते हैं। स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखते समय उनका बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। स्वर और उनकी मात्राएं क्या हैं बच्चों? हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार है। जैसे स्वर है अ और अ की कोई मात्रा नहीं होती, उदाहरण है क ल कल। अगला स्वर है आ, मात्रा आ, क आ ल काल। ई, क ई ल आ किला। ई मात्रा है ई यानी कि क ई ल कील। उ मात्रा उ, क उ ल कुल। ऊ यानी कि क ऊ ल कूल। री से ऋषि यानी री, क री प आ कृपा। ए यानी कि क ए ला केला। आय यानी कि क आय लाश कैलाश। ओ क ओ ट कोट। और आओ, आओ मतलब क आओ अ आ कौआ। तो बच्चों ये थे स्वर और उनकी मात्राएं। विशेष जानकारी ये है कि आ की कोई मात्रा नहीं होती, किंतु सभी व्यंजन आ स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। यदि व्यंजन का प्रयोग आ स्वर के बिना करना होता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है जिसे हलंत कहते हैं। यानी कि बच्चों जब व्यंजन बिना आ की सहायता से बोले जाते हैं तब हम उन्हें लिखते समय उनके नीचे हलंत लगा देते हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं रा के विभिन्न रूप। तो बच्चों र व्यंजन भी मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है। मात्रा बनकर ये 4 रूपों में दिखाई देता है। सबसे पहला, अगर र स्वर रहित है यानी कि स्वर के साथ है तो इसे रैफ कहते हैं। यह अपने से आगे वाले व्यंजन के सिर पर लगता है, जैसे कि शरम शर्म, शरत शर्त, गरव गर्व, परव पर्व, करम कर्म, धर्म धर्म। तो यहाँ पे बच्चों जो र की मात्रा है वो रैफ के रूप में लगाई गई है। अगली है, यदि र से पहला व्यंजन स्वर रहित है तो र उस व्यंजन के पांव में लगता है, जैसे कि गरह ग्रह, परशन प्रश्न, भरम भ्रम, वरत व्रत, करम क्रम, प्राण प्राण। तो बच्चों यहाँ पर जो है व्यंजन वो स्वर रहित है, ठीक है। तो उसमें जो रा है वो व्यंजन के पांव में यानी नीचे लगाया जाएगा।
तीसरा है ट तथा ड के साथ आने पर र उनके नीचे इस प्रकार लगता है, जैसे ट र क ट्रक, राश ट्र राष्ट्र, ट रे न ट्रेन, ड रामा ड्रामा, ड रम ड्रम, ड रेस ड्रेस। तो बच्चों जहाँ पे भी ट और ड आता है उसमें रा जो है उसकी मात्रा नीचे लगाई जाती है। अगला है बच्चों स के साथ मिलकर रा इस प्रकार लगता है, जैसे स ह स र सहस्त्र, स र उत स्रोत, म ई स र मिश्र। तो बच्चों स के साथ जो र की मात्रा है वो इस तरह लगाई जाती है। तो रा को हम हमेशा मात्रा के प्रयोग में भी लाते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे अन्य व्यंजन, जैसे है संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें जब हिंदी वर्णमाला में भी स्थान दिया जा चुका है। ये 4 होते हैं, जैसे कि क जम श बराबर श्र, क्षमा क्षत्रिय कक्षा कक्ष, श जम र बराबर श्र, श्रम श्रीमान श्रीमती श्रेय, त जम र बराबर त्र, त्रिपाठी त्रिमूर्ति त्रिनेत्र त्रिशूल, ज जम र बराबर य, ज्ञान प्रज्ञा ज्ञाता विज्ञान। तो बच्चों 2 व्यंजनों के योग से जो तीसरा व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन बच्चों 4 हैं, श श्र त्र और ञ। द्वित व्यंजन एक ही प्रकार के स्वर रहित एवं स्वर युक्त व्यंजन जब एक साथ लिखे अथवा उच्चारित होते हैं तब उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि बच्चों जब एक ही प्रकार के 2 व्यंजन, एक तो स्वर के साथ होता है और एक स्वर के बिना होता है, जब वो एक साथ लिखा जाता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कक जैसे धक्का मक्का चक्की, बब अब्बा गुब्बारा बब्बर, नन अन्न खिन मिष्ठान, चच बच्चा सच्चा कच्चा, मम अम्मा चम्मच मम्मी, तत् पत्ता गत्ता 27। तो ये हैं हमारे द्वित्व व्यंजन। याद रखिए बच्चों कि संयुक्त तथा द्वित्व व्यंजन के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि वर्णमाला के कुछ व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा होती है, जैसे पाई कहते हैं। ऐसे वर्णों को संयुक्त करते समय पाई हटा दी जाती है, जैसे जो जमा यो जमाती ज्योति, ख जमा या जमाती ख्याति आदि। वर्णमाला में क और फ ऐसे व्यंजन हैं जिनमें पाई बीच में आती है। जब इन व्यंजनों को दूसरे व्यंजनों से जोड़ते समय पाई के बाद लटकती टेढ़ी रेखा को सीधा और छोटा कर देते हैं, जैसे कि क जम य बराबर क्य क्यारी, फ जम त बराबर फत दफ्तर आदि। तीसरा है जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती और जो गोल होते हैं उन्हें संयुक्त करते समय यानी जोड़ते समय नीचे लिखा जाता है, जैसे ड जम ड बराबर डड उड्डयन, ट जम ट बराबर टट खट्टा आदि। तो बच्चों आइए दोहराएं कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के 2 भेद होते हैं, हृस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं, जिन्हें मात्रा कहते हैं। व्यंजन के 3 यानी कि व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उच्चारण स्थान के आधार पर, श्वास मात्रा के आधार पर और स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर भी व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अंघोष व सघोष। संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन भी व्यंजनों के अन्य प्रकार हैं। जब र अन्य व्यंजनों के साथ मिलता है तो कई रूपों में लिखा जाता है, यानी कि रा को हम मात्रा के प्रयोग में भी लाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।